हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वन IQ। लास्ट क्लास में अपने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था, जो चैप्टर 6 है क्लास 10th का। ठीक है, साइंस का। और अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, जैसे कैसे टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई ऑटोट्रॉपिक होता है, कोई हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो किसी और पे डिपेंड होते हैं। फिर हेटरोट्रॉपिक में और बहुत सारे टाइप थे, जैसे होलोजोइक था, सेप्रोफाइट्स थे, पैरासाइटिक थे, ऐसे बहुत सारे थे। और अपन ने फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिफाइन करा था, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं वो सब पढ़े थे। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कि CO2 कैसे एक्सचेंज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो यूज होती है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें नेसेसरी होती है। ठीक है, पर उन सबसे पहले कि हमारी ऐप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती है कि इस पे बहुत सारे अवेलेबल कोर्सेज हैं जो काफी कम रेट्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, 349 पर मंथ में वही IIT नीट इन सब की प्रिपरेशन हो रही है। और इस ऐप में काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन है, जैसे इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। 3D एनिमेशन हो गया, लाइव टेस्ट सीरीज हो गई, लाइव क्लासेस हो गई, लाइव डाउट सेशंस हो गए, जो काफ़ी कम ऐप्स पे अवेलेबल होते हैं। और इन सब के अलावा हमारे 3D एनिमेशन काफ़ी अच्छे हैं, और जो लाइव क्लासेस होगी वो भी काफ़ी सही है, क्वालिटी एजुकेशन है। तो आप प्लीज़ उस ऐप को शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का मेन टॉपिक जो अपन जिसके लिए अपन आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, रेड से लिखेंगे आज, अच्छा लग रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इससे क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है और O2 इवॉल्व होती है ये, और थोड़ा H2O भी आउट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ये ऐसे होता है 6, यहाँ पे 12 होता है। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है। यार अच्छे से लिख देते, 6O2 और 6H2O। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड है। ठीक है, आप देख सकते हो बैलेंस्ड है पूरी। 6C है यहाँ पे, वहाँ पे भी C6 है। 12 ऑक्सीजन है, 12 और 24, ये हो गए 12, और वहां से आ गया 6C। अच्छा, बराबर नहीं है भाई, तो अपन यहाँ पे कर देते हैं 12 कर दें, 6CO2 12H2O। हाँ 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 हाँ, सॉरी। ठीक है, बराबर था, क्या था, यहाँ पे आ गया 12 ऑक्सीजन, वहाँ के 6, तो 18, 18 और 6 ये भी तो है, तो 24 हो गए, और यहाँ पे भी 24 है, ये हो गए 12 और वो हो गए 12, 24, पूरी इक्वेशन बैलेंस है। तो ये पूरा प्रोसेस होता था फोटोसिंथेसिस का, ये पूरा रिएक्शन होता था। इसमें 3 स्टेप्स इंक्लूडेड होते थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, फिर सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता था। सेकेंड स्टेप क्या होता था, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और टू प्रोड्यूस ATP एंड NADPH। और लास्ट में होता था कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय रिडक्शन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्जन जो होता था, तो 3 स्टेप्स में होते थे। पर ये स्टेप्स जो होते हैं कंटिन्यू होना जरूरी है क्या, तो आंसर था नहीं, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। ये 3 स्टेप सीक्वेंस में चलें ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, कभी कभार पहले ब्रेकडाउन हो सकता है H2O का, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट जो हो वो बाद में हो सकता है, तो ये सब इसके चलते हैं। तो अपन ने 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था, और क्या थे स्टेप्स वो अपन ने पढ़ चुके हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में H2O का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये इनका ये रॉ मटेरियल है, CO2 और वाटर। तो वाटर कहाँ से आता है, तो वाटर जो होता है वो, जैसे ये ट्री है, ये पूरा ट्री है, यहाँ पे इसकी लीव्स होंगी, तो इसकी रूट्स होती है, ये इसकी रूट्स है, और रूट्स के अंदर जाइलम होता है। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो वाटर कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो तो कर लेगा जाइलम। ठीक है, वो तो कर लेगा जाइलम। और CO2 कहाँ से आएगा, CO2 जो होता है वो तो होता है एनवायरमेंट में, ये है अपन का CO2। तो CO2 कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, एनवायरमेंट में CO2 है, पर कहाँ से, प्लांट के अंदर कैसे आएगा, तो जो CO2 होता है ना वो आता है लीफ से। ठीक है, लीफ में क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होता है, और उन टाइनी पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा ऑफ द लीफ। स्टोमेटा हेल्प करते हैं पूरे CO2 को ट्रांसफर करने में, CO2 को एब्जॉर्ब करने में। तो स्टोमेटा काफी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे अपन को ऐसे बोलेंगे ना कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग गैस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसका आंसर होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं लीफ की आउटर कवरिंग पे,
तो अपन को स्टोमेटा के बारे में फंक्शन पढ़ना है कि स्टोमेटा कैसे फंक्शन करते हैं, इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और ये सब। ठीक है, तो अपन आज स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत लीफ के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन आते हैं इस पे, अब अपन लीफ के थोड़े बहुत लेयर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये लीफ है, ये लीफ है, ये अपने एक कोई भी लीफ ली है। अब क्या होता है, इसकी एक बीच में ये मेन होती है और फिर यहाँ से ऐसे और जा रही होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, ये मेन है। यहाँ से इसमें क्या है, इसमें जाइलम भी है और इसमें फ्लोएम भी है। जाइलम और फ्लोएम दोनों आ रहे हैं इसमें। ठीक है, फ्लोएम जो होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो वाटर लेके आ रहा है। जाइलम फ्लोएम इसमें होते हैं और फिर यहाँ पे ये वेन्स होती है जो पूरी लीफ तक वाटर और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो करेगी। तो ये होती है मिड रिब, ये हो गया मिड रिब। और ये होता है लेमिना। लेमिना मतलब जो लीफ का फ्रेम है ना वो पूरा लेमिना, पूरा जो फ्रेम है उसको बोलेंगे लेमिना। और लीफ स्क्रीन बोलो एक तरीके से वो। और एक और चीज होती है इसमें, ये होता है टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स जो स्टोमेटा इसमें है। तो ये हो गए लीफ के मेन पार्ट्स। अब ये लीफ के मेन पार्ट्स हो गए, थोड़ा इसको साइड में करते हैं। लीफ, जैसे ये लीफ है, ये मेरा हाथ लीफ है, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस तरीके से। तो इसका ये जो पार्ट होगा ना, इसको लेबलिंग कैसे करेंगे, तो अपन इसको साइड व्यू से देख रहे हैं कि लीफ कैसे दिखती है यहाँ से। तो इसको मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये लीफ है साइड व्यू। तो इसके ऊपर की जो लेयर होती है ना वो होती है वैक्सी लेयर और उसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो ये हो गई क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन इन सब से हेल्प करती है। ठीक है, ज्यादा वाटर का वो ना हो, इवेपोरेशन और इन सब से वो बचाती है और थोड़ा प्रोटेक्शन करती है। वैक्सी लेयर एक तरीके से। फिर ये लेयर आगे, वैक्सी लेयर पूरी खत्म हो गई। फिर आता है एक सेल की लेयर, सारे सेल है इसमें, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, ये लीफ के अपन साइड व्यू के बारे में बात करें। ठीक है, फिर आती है एक पूरी ऐसी लेयर जिसमें बहुत सारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वाले सेल्स हैं इसमें। ठीक है, और उसको बोलते हैं, वो मीजोफाइल सेल होते हैं, मीजोफिलिक लेयर है। तो मीजोफाइल सेल्स होते हैं जहाँ पे पूरा क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है, मतलब मेन जो है ना वो यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है, इस वाली लेयर पे। फिर आती है वैक्यूल्स, एयर गैप्स और इन सब की लेयर। और फिर लास्ट में आता है लोअर एपिडर्मिस। फिर ये लोअर एपिडर्मिस, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, बायो पढ़ा रहे हैं तो राइटिंग अच्छी होना जरूरी नहीं है। बायो वाले तो डॉक्टर बनेंगे ना, डॉक्टर वाली राइटिंग लिखेंगे। तो ये आगे लोअर एपिडर्मिस और फिर वापस से क्यूटिकल की लेयर लोअर में भी होती है। तो ये अपर एपिडर्मिस में मीजोफिलिक सेल्स, फिर लोअर एपिडर्मिस, और ये मीजोफिलिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट बहुत सारा होता है। अब क्या है, क्यूटिकल वाली लेयर है ना, वहां पे छोटे मोटे स्मॉल पोर्स हैं, वही बोलते हैं हम स्टोमेटा। तो स्टोमेटा ही अपर मोस्ट लेयर में भी है, लोअर मोस्ट लेयर में भी है, स्टोमेटा यहाँ पे है। तो अब अपन को पढ़ना है स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा ही है ना वही हेल्प करते हैं एक्सचेंज करने में गैसेस को। तो अपन अब पढ़ेंगे, हेडिंग एक बार लिख देते हैं, हाउ गैसेस आर एक्सचेंज्ड in the process of photosynthesis। ठीक है, हाउ गैसेस आर एक्सचेंज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर प्रोसेस के अंदर कैसे चेंज होती है गैसेस। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टोमेटा की अपन देख रहे हैं। स्टोमेटा आ गया सबसे ऊपर एपिडर्मिस वाली लेयर के ऊपर, वो स्टोमेटा है। स्टोमेटा कैसे होता है, स्टोमेटा ऐसे होता है। डायग्राम अच्छा तो नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छे से बनाते हैं। आपको भी बनाना पड़ेगा वैसे एग्जामों में। तो स्टोमेटा ऐसे कुछ होते हैं, ये स्टोमेटा है, ये पूरा स्ट्रक्चर स्टोमेटा है। और ये जो दोनों चीजें है ना, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये इसके बीच में होता है होल। होल से यहाँ से O2 अंदर भी जा सकती है और CO2 बाहर भी आ सकती है, CO2 अंदर भी जा सकती है, O2 बाहर भी आ सकती है, ये उसका होल है।
अब ये होल को बंद और ओपन कैसे करेंगे, क्लोज ओपन कैसे करेंगे, वो बहुत बड़ा साइंस होता है। क्या होता है, ये स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, यही पूरा काम करते हैं। गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं तो फिर कोई भी इनटेक आउटटेक नहीं होगा, और गार्ड सेल्स जब ओपन हो जाएंगे तो गैसेस का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, तो वो होता है वाटर के एक्शन की वजह से। ठीक है, वाटर के एक्शन की वजह से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्गर एक्शन। ठीक है, ड्यू टू टर्गर एक्शन द स्टोमेटा कैन ओपन और क्लोज। ठीक है, तो टर्गर एक्शन की वजह से होता है, वाटर के एक्शन की वजह से। टर्गर एक्शन में क्या होता है, जैसे ही इसमें पानी फिल होता है ना, तो ये एकदम कड़क हो जाते हैं, एकदम मतलब स्वेलअप हो जाते हैं। पानी फिल हुआ, स्वेलअप हो गए, तो जैसे ही स्वेलअप होंगे तो ये एकदम इकट्ठे हो कड़क हो गए, तो ये दूर दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही वाटर फिल होगा, जैसे ही वाटर इसके अंदर आया, तो ड्यू टू टर्गर एक्शन दे गेट स्वेलअप, स्वेलअप हो जाएंगे, तो इसके अंदर स्पेस बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा तो ये ओपन हो गया। और जैसे ही पानी इसमें से निकल गया, जैसे ही पानी निकल गया मतलब H2O निकल गया, तो क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब ये अब ये सारा स्वेलअप होगा, जो पार्ट था वो खत्म हो गया, तो ये ऐसे रिलैक्स होंगे और ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही H2O निकलेगा तो ये रिलैक्स होने की वजह से ये बंद हो जाएगा। तो ये होता है स्टोमेटा का मैकेनिज्म। सिर्फ पानी जैसे ही अंदर आता है स्वेलअप हो जाएंगे, जैसे ही पानी इसमें से निकलेगा वो वापस श्रिंक हो जाएंगे, वापस पूरा क्लोज हो जाएगा। तो वाटर अगर इन हो रहा है तो ओपन हो रहा है, वाटर अगर आउट हो रहा है तो क्लोज हो रहा है। ठीक है, इन मतलब ओपन, आउट मतलब क्लोज। तो ये पूरा होता है स्टोमेटा का फंक्शनिंग। तो इस तरीके से गार्ड सेल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टोमेटा को ओपन होने में और क्लोज होने में। ठीक है, और गार्ड सेल्स किसके ऊपर बेस्ड हैं, तो वो टर्गर एक्शन की वजह से बेस्ड है, और उसकी वजह से वो ओपन और क्लोज हो सकते हैं। तो ये होता है हाउ गैसेस आर एक्सचेंज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर कैसे होता है, तो गैसेस आर एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज होती है। अब इस गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो अपन ने एपिडर्मिस वाली लेयर देखी थी ना, एपिडर्मिस जो अपर एपिडर्मिस था, वो एपिडर्मिस जो अपर एपिडर्मिस है, उसी में तो स्टोमेटा होंगे, क्योंकि लीफ के आउटलेट्स पे ही तो स्टोमेटा होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेसोफिलिक सेल से, जो उसकी सेकंड लेयर है। पर एक ऐसा एपिडर्मिस में एक ही ऐसा पार्ट है, ऐसा सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अगर आपसे ऐसे पूछेंगे कि विच एपिडर्मिस सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट इन इट, तो आंसर होगा गार्ड सेल। गार्ड सेल ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ग्रीन होते हैं थोड़े। तो ये पूरा पार्ट हो गया अपन का कि गार्ड सेल कैसे फंक्शन करते हैं, और गार्ड सेल स्वेलअप और श्रिंक कैसे होते हैं, और उनकी वजह से कैसे गैसेस का एक्सचेंज रुक सकता है और कैसे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो गार्ड सेल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यही है, हाउ गैसेस आर एक्सचेंज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये तो अपन ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप देख लिए, और इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, तो वही है कि फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करो, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड होगा उसकी केमिकल इक्वेशन लिखो, उसको लेबल करो, ये। फिर आता है कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है, ये सब के बारे में। और फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, जो 3 स्टेप्स अपन ने पढ़े वो सब। अब एक और क्वेश्चन है कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये चीजों की रिक्वायरमेंट तो फोटोसिंथेसिस में बहुत है, तो अपन पूछेंगे हु आर द एसेंशियल क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एसेंशियल क्वांटिटीज क्या है, तो फर्स्ट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। सेकंड हो गया H2O, H2O नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। थर्ड होगा अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, सनलाइट नहीं तो क्या होगा। और फोर्थ है क्लोरोफिल। तो इन सब की एसेंशियल कंडीशंस है, ये सब नहीं होंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट में ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब वो पार्ट ग्रीन नहीं होता, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है। ठीक है, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो उसको खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है, लीफ। लीफ में खाना बनता है और वो हर पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एसेंशियल क्या क्या क्वांटिटीज हैं, तो फर्स्ट है CO2, सेकंड है H2O, थर्ड है क्लोरोफिल, फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल, मैंने बोला कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको शो करो एक एक्टिविटी के थ्रू कि क्लोरोफिल जो है वो एक एसेंशियल क्वांटिटी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अपन को एक एक्टिविटी शो करनी है, प्लान करनी है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें अपन शो करेंगे कि क्लोरोफिल जो है एसेंशियल क्वांटिटी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटी इन विच वी आर शोइंग दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे एक्टिविटी में, एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले अपन को एक चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए, कि जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, ये वाला प्रोसेस, इसमें यहाँ पे अपन को ग्लूकोज मिला। अब ग्लूकोज तो कंटिन्यूसली बनता जा रहा है, फूड पूरा बनता जा रहा है, तो ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करेंगे ना,
जैसे कंटिन्यूसली बन रहा है पर प्लांट को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या करता है, इसको मूव करता है अपने फ्लोएम की हेल्प से, सुक्रोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट करता है और कुछ पार्ट्स में इसको स्टोर करने लग जाता है। और वो स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म। जैसे एग्जांपल कैरेट होती है, ये कैरेट है, रेड कलर की होती है और रेड पेन यूज करा, ये मिट्टी के अंदर होती है। ठीक है, सॉइल है ये, और इसकी लीफ होती है ऐसे ऊपर, ये इसकी लीफ है। ठीक है, ये इसकी लीफ है। यहाँ पे कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इसको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये क्या करती है, स्टार्च की फॉर्म में कैरेट के अंदर अपना फूड स्टोर कर लेती है। तो फूड स्टोर करती है स्टार्च की फॉर्म में, और उसका फूड फिर अपन खा लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करिए। अब कभी क्या हुआ, धूप नहीं निकली, ठीक है, सनलाइट नहीं आई, तो उस केस में सनलाइट नहीं आ रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा, तो ये उसी स्टार्च को यूज करके वापस से कन्वर्ट कर लेगी ग्लूकोज में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेती है, और कभी कभार फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है तो उसका वो यूज कर सकती है, सेव करके रखते हैं मतलब ये। तो ये पूरा प्रोसेस है कि ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं एक्टिविटी वाले पे, अपन की एक्टिविटी की क्लोरोफिल इज एसेंशियल। तो यहाँ लिख देते हैं क्लोरोफिल इज एसेंशियल, इसकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो अपन ने एक्टिविटी में क्या करा, एक अपन ने प्लांट लिया, ये अपन का प्लांट है, और ये उस पर एक लीफ है, ऐसे बहुत सारे लीफ है, ये अपन का प्लांट है, ये पूरा सॉइल में है, यहाँ तक इसका सॉइल है। तो ये अपन ने प्लांट लिया। अब क्या करा, ये धूप में था, ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर रहा था, ये अपनी लाइफ आराम से जी रहा था, इसके अंदर पूरा क्लोरोफिल था। ठीक है, इसका फूड वूड बन रहा था। अब इसको मैंने एक डार्क रूम में रख दिया। ठीक है, इसको मैंने रख दिया डार्क रूम में। डार्क रूम का मतलब क्या है, जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है। अब क्या होगा, सनलाइट नहीं आ रही है तो ये अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। अब ये पड़ा इसका ग्राउंड, ये आ गया इसका ग्राउंड। अब से सनलाइट नहीं आ रही है तो क्या करेगा, सनलाइट नहीं आ रही है तो ये खाना कैसे बनाएगा, तो ये अपना जो स्टोर्ड फूड है उसको यूज करेगा। तो अब क्या करने लग रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है क्योंकि सनलाइट और कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये अपना स्टोर्ड फूड यूज कर रहा है। तो ये अपना फूड स्टार्च को यूज कर रहा है, स्टार्च को ये यूज कर रहा है। तो जो भी स्टार्च होगा वो यूज करने लगेगा। तो थोड़े टाइम के बाद इसको 5-6 दिन रख दिया डार्क रूम में, तो 5-6 डेज रखने की वजह से सारा स्टार्च तो यूज हो गया ना अब, क्योंकि 5-6 डेज में तो पूरा स्टोर्ड फूड खत्म हो गया। तो अब ये हो चुका है डी स्टार्च। ठीक है, डी स्टार्च का मतलब क्या है, सारा लीफ के अंदर जो भी स्टोर्ड पार्ट था वो खत्म हो गया। तो कभी भी आपको बोलेंगे कि हाउ टू डी स्टार्च अ पर्टिकुलर प्लांट, तो आपको क्या करना है, कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 5-6 डेज। ठीक है, आप उसको डार्क रूम में रख दो 5-6 डेज के लिए, वो डी स्टार्च हो जाएगा। जैसे अपन ह्यूमन की बात ही करें कि ह्यूमन को अपन एक कमरे में बंद कर दिया 5-6 दिनों के लिए, तो उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सारी एनर्जी मतलब उसमें जो भी एनर्जी थी, सारा फूड जो उसके अंदर स्टोर था, वो सब उसका यूज हो जाएगा। 5-6 डेज मैक्सिमम है, उसके बाद फिर वो खत्म हो सकता है। हाँ, उसको पानी पिलाया था वैसे। ठीक है, पर अपन ने इसको पानी वानी भी नहीं दिया, इसको डार्क रूम में रखा है। ये पूरा प्रोसेस था इसका। अब क्या हुआ, ये डी स्टार्च हो गया, तो इसको फिर रूम के बाहर लेके आए। अब मतलब इसकी लीफ में, ये इसकी लीफ है, इसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है अब, क्योंकि पूरा स्टार्च तो यूज हो गया। इसको अपन रूम के बाहर लेके आए। अब इसको मैंने सनलाइट वनलाइट में रखा पूरा। अब सनलाइट इस पर आ रही है, सनलाइट आने की वजह से वापस से फूड वूड बनाने लग जाएगा, फोटोसिंथेसिस वापस होने लग जाएगी। पर इतने दिन अपन रखा ना इसको वहां पे, तो क्या हुआ, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। कभी कभार अपन लीफ उठाते हैं, वो बिल्कुल ग्रीन नहीं होती है, थोड़ी सी येलो होती है, या फिर उसका कलर हट जाता है, येलो हो जाती है वो। तो ये वैसा हो गया था, कुछ कुछ पार्ट ग्रीन थे, जैसे ये पार्ट ग्रीन है और बाकी पार्ट पूरे येलो हो गए थे। तो अब मैंने फोटोसिंथेसिस पूरा करवाया इस पे, और वो मैंने लीफ को प्लग करके बाहर निकाला आफ्टर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये था, ये पार्ट्स का ग्रीन है, ये पार्ट्स का ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन है, इसको शो करने के लिए अपन कलर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स का ग्रीन था। अब पार्ट्स का ग्रीन था, ठीक है, बाकी पार्ट्स का पूरा येलो था। येलो शो नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए। तो ये पार्ट्स का ग्रीन था, ये पार्ट ग्रीन था,
फोटोसिंथेसिस अपने डार्क रूम से बाहर निकाला, ये ग्रीन है, तो इस पे क्या करा, इस लीफ को अपने कट करके बाहर निकाला और इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन इस पे डाला, ठीक है। अब इसको और थोड़ा अच्छे से एक्टिविटी करने के लिए अपन ने वो लीफ जो इसको कट करा उसको थोड़ा बॉईल भी करा, थोड़ा बॉईल करा ताकि सारे सेल्स जो है वो डैमेज होके डेड हो जाए, तो सारे डेड सेल्स थे। अब इस पे थोड़ा वो ग्रीन पार्ट तो बचा हुआ था, तो मतलब आयोडीन सॉल्यूशन मैंने डाला जो है वो आफ्टर बॉइलिंग डाला है, ठीक है, आफ्टर बॉइलिंग दिस लीव्स। बॉइलिंग क्यों करिए, ताकि सारे सेल्स डेड हो जाए। सारे सेल्स डेड हो गए, ये ग्रीन पार्ट इसमें बचा हुआ है, अब मतलब ग्रीन पार्ट मतलब इसमें सेल्स लिविंग नहीं है, तो ये ऐसा पार्ट बचा था। अब इस पर आयोडीन डाला, तो आयोडीन क्या होता है, स्टार्च की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है, किसमें, ब्लैकिश ब्लू कलर में। अगर स्टार्च होगा ना तो ही चेंज होगा, तो जो ब्लैकिश ब्लू कलर आया ना वो सिर्फ यहीं पे आया, यहाँ पे ब्लैकिश ब्लू कलर आया। ब्लैकिश ब्लू बिल्कुल स्पेलिंग अच्छी नहीं लग रही है, पर ब्लैकिश ब्लू लिखा है मैंने, ठीक है। तो ब्लैकिश ब्लू आयोडीन का कलर कब चेंज होता है, जब वो स्टार्च के अंदर आता है, तो उसका मतलब ये जो ग्रीन पार्ट है वहां पे स्टार्च है, तभी तो ये कन्वर्ट हुआ ब्लैकिश ब्लू में। अगर स्टार्च नहीं होता तो ब्लैकिश ब्लू में कन्वर्ट ही नहीं होता, यहाँ पे नहीं आया कुछ भी ब्लैकिश ब्लू, तो उसका मतलब जो ग्रीन पार्ट था ना वहीं पे स्टार्च था। तो अगर वहां पे स्टार्च है, मतलब वहां पे फूड बना है, तो अपन ने तो पहले डी स्टार्च कर दिया था, तो स्टार्च आया कहाँ से, तो अपन ने जैसे ही डार्क रूम से बाहर निकाला था उसने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करा, उसमें स्टार्च आ गया था, जहाँ पे क्लोरोफिल था वहीं पे स्टार्च आया, तो ये शो हो रहा है कि जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे स्टार्च आया, उसकी वजह से ये शो हो रहा है कि क्लोरोफिल एसेंशियल है, क्योंकि बाकी पार्ट पे कहीं पे भी स्टार्च नहीं आया, तो सिर्फ यही पार्ट जो थे, यही स्पॉट्स थे, वहां पे आयोडीन का कलर चेंज हुआ, तो ये शो कर रहा है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन द फॉर्म, स्टार्च इज प्रेजेंट हियर ऑन द ग्रीन स्पॉट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो उसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट हो गया, तो ये शो हो गया एक्टिविटी का। तो पूरा एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या था, फर्स्ट स्टेप बता दो, अपन ने एक प्लांट को लिया, उसको डार्क रूम में रखा ताकि वो डी स्टार्च हो जाए। डी स्टार्च हो गया मतलब सारा फूड इसमें से खत्म हो गया। अगर मैं डी स्टार्च लीफ को आयोडीन में डालता तो कलर चेंज ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डी स्टार्च की प्रेजेंस में ही कलर चेंज होता है आयोडीन का। तो ये हो गया, डी स्टार्च हो गया। फिर मैंने थोड़े दिनों के बाद उसको रूम में से बाहर निकाला और उसको फोटोसिंथेसिस करने दिया, ठीक है, तो उसको मैंने वापस स्टार्च लाने दिया अपने अंदर, और फिर मैंने एक लीफ को प्लग करा उसमें से, और क्या देखा, उसमें कुछ ग्रीन स्पॉट्स थे और बाकी जो लेयर थे वो येलो थी। फिर उस लीफ को मैंने बॉईल करा थोड़े 5-10 मिनट्स के लिए, और फिर मैंने आयोडीन टेस्ट करा। आयोडीन टेस्ट करा तो जो ग्रीन पार्ट था उसमें स्टार्च था और बाकी पार्ट में स्टार्च नहीं था, तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि क्लोरोफिल जहाँ पे था वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुआ। तो यहाँ पूरा कंक्लूजन निकला। ऑब्जर्वेशन में वही कि कलर चेंज हुआ आयोडीन का ग्रीन स्पॉट्स पे, और कंक्लूजन में ये कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है, ठीक है। तो ये पूरी एक्टिविटी थी, ठीक है। तो इस पूरी एक्टिविटी को अपन क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे, तो अपन को बोलेंगे राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक्टिविटी अपन को ये लिखनी है, प्रोसीजर क्या था, डार्क रूम वाला वो पूरा प्रोसीजर लिखना है। फिर ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन ये कि जो ग्रीन स्पॉट्स थे वो चेंज हो गए थे आयोडीन टेस्ट की वजह से, स्टार्च टेस्ट की वजह से ब्लैकिश ब्लू कलर में, और जो ग्रीन स्पॉट्स नहीं थे उस पर कोई भी आयोडीन सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं हुआ। तो आयोडीन कलर का सॉल्यूशन चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये शो हो रहा है कि वहां पे स्टार्च का प्रेजेंस नहीं था, ठीक है। तो ये आ गया अपन का कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन ये तो अपन का ऑब्जर्वेशन था, सॉरी, कंक्लूजन ये आया कि क्लोरोफिल नेसेसरी है, बस। तो ये अपन को 3 स्टेप्स में लिखना है, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। तो ये अपन का पूरा एक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एनसीईआरटी में एक और एक्टिविटी भी है। क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी ये है कि राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट CO2 इज ऑल्सो असेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल होती है। वो कह रहे हैं कि तुम असेंशियल हो तो हम भी तो असेंशियल है, तो उसको भी एक एक्टिविटी में शो करो। तो वापस से वही करेंगे, अपन फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डी स्टार्च करेंगे। डी स्टार्च करेंगे तो अपन ने 2 प्लांट्स को लिया, ये प्लांट 1, ये प्लांट 2। इधर अपन प्लांट बना देते हैं, ये अपन ने बना दिया प्लांट, ठीक है, और यहां बना दिया दूसरा प्लांट, ठीक है। तो ये अपन ने 2 प्लांट्स लिए, 2 अपन ने बना दिए, और इनको रख दिया अपन ने डार्क रूम में। डार्क रूम में क्यों रख रहे हैं, ताकि इसका जो स्टोर्ड फूड है वो खत्म हो जाए, तो अपन ने इसको रखा 5-6 डेज के लिए डार्क रूम में। डार्क रूम में रखने के बाद में डी स्टार्च हो गए। अब देखना,
डार्क रूम में डी स्टार्स हो गए, तो मैंने इसकी एक लीफ को लिया, बॉईल करा वाटर में, एल्कोहल का अंदर प्रेजेंस में करते हैं ताकि सब कुछ डेड हो जाए। तो अब वो जो उस पे मैं जो डी स्टार्स लीफ है ना, डार्क रूम में रखने के बाद में उस पे आयोडीन टेस्ट करूंगा ना, तो कलर चेंज नहीं होता आयोडीन का। आयोडीन का स्टार्स की प्रेजेंस में कलर चेंज होता है ब्लैकिश ब्लू में, या ब्लूइश ब्लैक में, तो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये डी स्टार्स हो चुकी थी। तो ये डी स्टार्स है, तो अब ये डी स्टार्स है, डार्क रूम में रखा था। नेक्स्ट स्टेप क्या करा, इसको मैंने डार्क रूम से हटाया। ये अभी तक दोनों डार्क रूम में, ठीक है, बोथ आर इन डार्क रूम। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करा, वही लिया। अब मैंने इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया। ट्रांसपेरेंट ग्लास मतलब यहां से सनलाइट अब आ सकती है। ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे सनलाइट आ सकती है। यहाँ पे इस वाले प्लांट में भी सनलाइट आ सकती है। ये वही अपन का गमला, ठीक है। अब इसमें सनलाइट आ रही है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट ग्लास में, तो दोनों पे सनलाइट आ रही है, इसका मतलब दोनों ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। पर इसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आसपास के एनवायरनमेंट में गैसेस नहीं आ सकती है, क्योंकि मैंने उसको सील कर दिया, यहाँ पे सील कर दिया पूरा, तो आसपास से गैसेस इस पर टकरा नहीं सकती है। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैं एक ऐसे रूम में बैठ गया हूँ जो पूरा सील्ड है, तो उसका मतलब मैं O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि O2 CO2 इसमें नहीं आ सकती है। और इसमें से मैंने O2 CO2 अंदर अगर आ चुकी है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पाउडर रख दिया, ठीक है। पाउडर क्या रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया मैंने पाउडर। केमिकल होता है, वो क्या करता है, वो आसपास CO2 जो होगी भी ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो KOH क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये चीज क्या हमारी दिखेगी नहीं, तो उसको अपन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, KOH रखने की वजह से सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया। तो अपन ने ये इस वाले में CO2 कहीं पे भी नहीं रखी है, और इस वाले में KOH नहीं रखा, तो इसका मतलब आसपास CO2 जो है वो इसमें से आ जा सकती है। तो उसको अपन ने सील भी नहीं करा था इतना अच्छे से, ताकि गैसेस इसमें से एक्सचेंज हो। फिर मैंने क्या करा, CO2 होने लगा, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। इस वाले में CO2 नहीं है, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होने के चांसेस कम है। असेंशियल अगर नहीं है तो ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। और इस वाले में CO2 फुल है, असेंशियल हो या ना हो फिर फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब दोनों की एक एक लीफ ली, इसकी एक लीफ ली, इसकी एक लीफ ली, तो ये वाली जो लीफ है, ये वाली जो लीफ है, ये है विदाउट CO2 वाली, विदाउट CO2 वाली मतलब फर्स्ट वाले प्लांट की। और जो ये वाली लीफ है, ये है विद CO2 वाली, विद CO2 वाली। तो ये अपन दोनों लीफ ली, विदाउट CO2 विद CO2। अब विदाउट CO2 वालों का स्टार्च टेस्ट करा। स्टार्च टेस्ट कैसे करेंगे, वही आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो क्या पता चला कि इसमें स्टार्च नहीं था, इसका मतलब नो चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं आया आयोडीन के। लेकिन जो मैंने विद CO2 वाले में करा, तो क्या पता चला, इसका कलर चेंज हो गया, ब्लूइश ब्लैक में। ब्लैकिश ब्लू बोलो, ब्लूइश ब्लैक बोलो, मतलब ब्लू और ब्लैक थोड़े बहुत मिक्स होते हैं, ब्लूइश ब्लैक में। तो इसका मतलब ये शो हो रहा है कि इसमें स्टार्च था, तो CO2 जहां पे थी वहां पे स्टार्च आया। स्टार्च कब आता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ होगा, क्योंकि तभी तो ग्लूकोज बना होगा, तभी फूड स्टोर्ड हुआ। तो यहाँ पे बना, यहाँ पे नहीं बना, तो ये एक्टिविटी पूरी ये थी। तो अपन वही प्रोसीजर क्या था, फर्स्ट प्रोसीजर में स्टेप में ये था कि पहले उसको डी स्टार्च करा, सेकंड में अपन ने उसको ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में रखा, एक ग्लास में अपन ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखना है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। फिर फोटोसिंथेसिस होने लगा, 3-4 दिनों के लिए अपन रखा। फिर अपन ने दोनों की एक एक लीफ ली, उसको बॉइलिंग वाटर में डाला ताकि वो डेड हो जाए, पूरे सेल्स जो लिविंग सेल्स हैं वो एल्कोहल सॉल्यूशन में भी डाला। और फिर फोर्थ पार्ट में अपन ने आयोडीन टेस्ट करा, जो स्टार्च टेस्ट होता है, और फिर अपन को पता चला कि कलर चेंज नहीं हुआ। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे द लीफ इन विच देयर वाज CO2 हैज चेंज्ड इट्स कलर इनटू ब्लूइश ब्लैक। एंड सेकंड वाला में क्या लिखेंगे, एंड द लीफ विच वाज नॉट हैविंग CO2 हैज नॉट चेंज्ड इट्स कलर इनटू ब्लूइश ब्लैक, ठीक है। तो ये अपन की ऑब्जर्वेशन आ गई कि ब्लूइश ब्लैक में चेंज हुआ कलर, जहाँ पे CO2 था
और ब्लूइश ब्लैक में कलर चेंज नहीं हुआ जहाँ पे CO2 नहीं था। तो ऑब्जर्वेशन इतना सा लिखना है। कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि CO2 इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि CO2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये पूरे आ गया अपन का एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 1 थी जिसमें अपन ने प्रूव करा कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल, और एक्टिविटी 2 थी जिसमें अपन ने प्रूव करा कि CO2 इज एसेंशियल। अपन सनलाइट का भी प्रूव कर सकते हैं, डार्क रूम में रखो डिस्चार्ज हो जाएगा वो। तो यही एक्टिविटी को यूज कर करके अपन सब कुछ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने पूरा पढ़ लिया कि प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है, फूड्स कैसे प्रिपेयर होता है, फूड में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। और ये तो प्लांट का पूरा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, वो अपना फूड खुद बनाता है, ग्लूकोज खुद बनाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। ये सब तो मैंने देख लिया। अब आता है कि हाउ ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन देयर फूड, कि ह्यूमन बींग कैसे ऑब्टेन करते हैं, या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, होलोजोइक क्या होता है, मतलब इंजेक्शन होता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर इजेक्शन होता है। तो ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अपन अब पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग या फिर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन किन स्टेप से इंक्लूडेड होता है। तो अब बना रहे हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जो सेल्फ बनाता है अपना खाना, मतलब वो सेल्फ केपेबल होता है, और हेटरोट्रॉपिक जो सेल्फ नहीं बना के दूसरे का बनाया हुआ खाना खाते हैं, मतलब जैसे प्लांट को खाते हैं वो। ठीक है, या फिर कोई एनिमल को भी खा सकते हैं ऐसा। तो हेटरोट्रॉपिक जो खुद का खुद नहीं बनाते हैं, खुद का फूड खुद नहीं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड रहते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, उसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, खाना खाएंगे सबसे पहले अपन इनटेक करेंगे, तो उसको बोलते हैं इंजेशन। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप अपन ने खाना खा लिया है तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो सेकंड होता है डाइजेशन। थर्ड, डाइजेस्ट अपन ने कर लिया है, पूरा डाइजेस्ट हो गया तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे ताकि हर जगह हो जाए। तो थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ, एब्जॉर्ब कर लिया है तो उससे एनर्जी यूज करेंगे, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे, तो वो होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है, उस फूड का जो अपन ने खाया है उससे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एसिमिलेशन बोलेंगे। एनर्जी डिराइव करते हैं उसमें। और लास्ट में अपन ने जो भी खाया होता है उसमें पूरा का पूरा खाना अच्छा तो नहीं होगा, उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे, तो जो वेस्ट आया उसको अपन एक्सक्रीट कर देते हैं और उसको बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस इंक्लूडेड होते हैं, होलोजोइक में बोलो या फिर हेटरोट्रॉपिक मोड में बोलो। तो इन अपन को इन स्टेप्स को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे अपन अब। तो ह्यूमन बीइंग का होता है कि ह्यूमन बीइंग क्या क्या करता है। अब ह्यूमन बीइंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आती है। ह्यूमन बीइंग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपन को पढ़ना है कि ह्यूमन बीइंग में ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। और कुछ होता है जैसे अपन ह्यूमन बीइंग तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अपन का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल है, वही खाना खाता है, वही एक्सक्रीट करता है, ये सब। तो उसका पूरा छोटा सा स्टेप होगा। तो अपन को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक एग्जांपल अमीबा का दिया है और एक ह्यूमन बीइंग दिया है। ह्यूमन बीइंग के बारे में तो अपन को सारे पढ़ने ही है, लेकिन अमीबा का थोड़ा सा दिया हुआ है। तो अमीबा अपना फूड कैसे अटेन करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो हाउ अमीबा गेट्स इट्स फूड, हाउ अमीबा गेट्स हिज फूड। हिज नहीं बोलना चाहिए, वो लड़का नहीं है। ठीक है, तो हाउ अमीबा गेट्स इट्स फूड, तो इसको अपन को पढ़ना है कि अमीबा कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अकेला ही ऑर्गेनिज्म है, और वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, जैसे ये अमीबा है, वो ऐसा ही होता है इस तरीके से। अब उसको पता चला कि ये फूड पार्टिकल पड़ा है, ये एक फूड पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, उसके पास में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शन मतलब उसके पास में एक मूवमेंट करने के लिए हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, उसको अपन सीलिया बोलते हैं, और उसको इसकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की वजह से वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो मूव कर करके इसके पास में आएगा और क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में स्यूडोपोडिया की हेल्प से इस फूड के आसपास पूरा कवर बना लेगा। ये इसके पास में आ गया ऐसे। ठीक है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से इसके आसपास आ गया, और अगले स्टेप में ये स्टेप 1, ये पूरा कवर कर लेगा और इसके आसपास
पूरा खुद को बना देगा ऐसे। ठीक है, ये फूड पार्टिकल की वजह से इसमें अंदर ही आ गया पूरा। और ये तो ये अब इसके अंदर पूरा आ चुका है, ये फूड अमीबा के अंदर है। अब ये एक वैक्यूल क्रिएट करेगा, वैक्यूल मतलब एयर गैप। ठीक है, एयर गैप इसने क्रिएट करा अंदर और इसमें आ गया ये फूड पार्टिकल्स के अंदर। अब इसका ये जो पार्ट है ना, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है अमीबा का, उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो अपने इस जेल लाइक सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्मा है उसके अंदर से एंजाइम भेजता है ताकि फूड पार्टिकल ब्रेक हो। तो एंजाइम भेजेगा इसके अंदर, एंजाइम भेजेगा और फूड पार्टिकल को ब्रेक कर लेगा, फूड पार्टिकल को ब्रेक कर लेगा। तो इसने ये क्या करा, फूड पार्टिकल को ब्रेक कर लिया पूरा, मतलब डाइजेस्ट कर लिया। अब फूड पार्टिकल ब्रेक हो गया है तो उस फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब भी तो करेगा, तो फिर ये अपने डिफ्यूज करवा के इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड पार्टिकल में से जो भी इसको एनर्जी मिलनी है या फिर जो भी इसको प्रोटीन मिलना है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उससे एनर्जी भी तो बनाएगा, तो उसको एसिमिलेट करेगा। ठीक है, जैसा मैंने प्रोसेस पढ़े थे ना ये वाले, यही प्रोसेस कर रहा है। सबसे पहले उसने इंजेक्शन करा स्यूडोपोडिया की हेल्प से, सेकंड क्या करा, डाइजेस्ट करा। उस स्यूडोपोडिया की हेल्प से इसको अंदर तो ले लिया, फिर उसने डाइजेशन किसकी हेल्प से करा, एंजाइम की हेल्प से। एंजाइम्स भेजता है वो साइटोप्लाज्मा में से, एंजाइम्स भेजा। अब ये एब्जॉर्ब कर रहा है डिफ्यूजन की हेल्प से। फूड प्रिपेयर हो गया ना, उसको डिफ्यूज करवाएगा अपनी वॉल्स में, डिफ्यूजन करवाएगा, वो डिफ्यूजन हो गया। और डिफ्यूजन मतलब उसके अंदर आ गया है तो उसको एसिमिलेट करेगा, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। और अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जैसे अब ये खाना इसका काम का नहीं है ना, अब तो सब कुछ इसका एब्जॉर्ब कर लिया, तो थोड़े टाइम के बाद में ये उस फूड को बाहर फेंक देगा। जो भी इसका वेस्ट बचा उसको एजेशन कर लेगा, उसको एक्सक्रीट कर लेगा। तो ये पूरे प्रोसेस इंक्लूडेड होते हैं अमीबा के अंदर। ये तो छोटा सा प्रोसेस था कि इसको फूड दिखा, उसके ऊपर गया, एंजाइम्स फेंके उसके ऊपर एब्जॉर्ब करवाया पूरा फूड और उसको फिर एक्सक्रीट भी कर दिया। और अब इसके अंदर जो आ चुका है उसको एसिमुलेट करेगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। तो ये प्रोसेस होता है अमीबा का। अमीबा के अंदर छोटा सा प्रोसेस है पूरा, जो काफी इजीली अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, आपको अमीबा का बहुत बड़ा लिखना हो या फिर अपन को ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हाउ अमीबा टेक्स इट्स न्यूट्रिशन राइट इन 3-4 स्टेप्स, तो आप ये 4 स्टेप्स लिख सकते हो। 4 नहीं, जो भी है ये 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, एसिमुलेशन, एसिमुलेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड। ठीक है, ये होता है एसिमुलेशन। और फिफ्थ, इजेशन, अमीबा एक्सक्रीट इट्स फूड व्हेन इट हैज एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक है, सारा फूड जब एब्जॉर्ब कर लेगा वो, उसके बाद में वो अपना फूड को एक्सक्रीट कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस था अमीबा का। अमीबा चल के जा सकता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से। ठीक है, फॉल्स फिट बोलते हैं उसको। ये होता है पूरा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब इसमें ही मैंने लिख दिया। तो इसके बुक के अंदर डायग्राम है पूरा कि कैसे वो अपना फूड गैदर करता है, वैक्यूल बनाता है, वैक्यूल के अंदर अपने कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स डालता है। एंजाइम्स क्या होता है, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि कोई चीज है उसको मेरे को ब्रेक करना है, जैसे ऐसे दो चीजें हैं, केमिकल कंपाउंड है, ये ए है, ये बी है, तो मुझे इसको ब्रेक करना है। तो अपन इसके ऊपर कुछ ऐसा केमिकल डालें कि उसकी वजह से ये ब्रेक हो गया, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, तो उस केमिकल को बोलते हैं एंजाइम, जो किसी भी चीज को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता इसके अंदर। ठीक है, वो ऐसा कुछ ऊपर से ऐसा कुछ करता है ताकि एंजाइम का यूज ना हो पर ये ब्रेक हो जाए, तो ये एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम कैटालिस्ट की तरह होते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट अपन को नहीं पता है तो पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कैटालिस्ट क्या होता है। तो कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर मैं कैटालिस्ट को डिफाइन करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कैटालिस्ट आर द केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इन टू और 3 कंपाउंड्स विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन में कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है और उसमें कैटालिस्ट हेल्प करता है लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको अपन बोलते हैं कैटालिस्ट। और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कैटालिस्ट ये होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो पाया तो अपन कैटालिस्ट डालते हैं कि उसकी प्रेजेंस में वो आराम से हो जाएगा। तो ये तो कैटालिस्ट केमिकल होता है। तो ऐसे कैटालिस्ट जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प कर रहे हो उनको क्या बोलेंगे, तो उनको एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो होता है ना उनको अपन बोलते हैं एंजाइम।
तो एंजाइम अपन को बहुत हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करने में, ठीक है, कंटिन्यू करने में हेल्प करेंगे, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। तो एंजाइम्स काफ़ी यूजफुल है, यूजफुल टर्म है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मतलब एंजाइम जो अपन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वही है, साइटोप्लाज्म से एंजाइम आते हैं जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, ठीक है। तो अपन ने न्यूट्रिशन के बारे में काफी पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन कैसे इनटेक होता है, ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक में ये सब पढ़ लिया कि अमीबा में भी क्या होता है। अब अपन आते हैं मेन पार्ट पे कि ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन, कैसे मतलब उसका ब्रेक डाउन कैसे होता है, अपन कैसे खाते हैं, कहाँ से जाता है, क्या क्या प्रोसेस इंक्लूडेड होते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, ये देखो, ये है अपन ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा इधर लूँ क्या इसको, ठीक है, वो स्टमक लिखा हुआ है तो एक बार इसको लिख देते हैं। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये ह्यूमन बीइंग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपन तो हेटेरोट्रॉपिक अपन कहीं और से खाते हैं, तो पूरा फूड का ब्रेकडाउन कैसे कैसे होता है, किस किस ऑर्गन में क्या क्या पार्ट होता है, वो सब अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब तो अपन को पता है कि हाँ ये अपन ब्रेकडाउन में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले अपन की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना वो दो चीजों से बना हुआ होता है। फर्स्ट होता है ग्लैंड्स और सेकंड होता है ऑर्गन्स, ठीक है। ग्लैंड्स वो होते हैं जो एंजाइम को सीक्रेट करेंगे, कोई ना कोई एंजाइम होगा, और ऑर्गन्स जो अपन का फूड का ब्रेकडाउन करेंगे, ठीक है। तो अपन की बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कौन कौन से ग्लैंड है, यहाँ पे आप देखो सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे ये सलाइवरी ग्लैंड आ रहा है, सलाइवरी ग्लैंड। कहीं और कोई ग्लैंड दिख रहा है, ग्लैंड देखो, तो ग्लैंड है जो वो है लीवर, ठीक है, इस पर ग्लैंड लिखा नहीं पर ये ग्लैंड है। फिर आता है पैनक्रियास, ये भी एक ग्लैंड है। तो अपन को और ऐसे गैस्ट्रिक में भी एक मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो भी होते हैं, पर मेन जो ग्लैंड्स है जो अपन के एनसीईआरटी में काफी पॉइंट आउट करें, ऐसे तो बहुत सारे ग्लैंड्स है, तो अपन की जो एनसीईआरटी में पॉइंट आउट करें वो कौन कौन है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास, ये ग्लैंड्स हैं जो कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, और एंजाइम्स अपन पढ़ चुके हैं कि वो ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब इन ग्लैंड्स के अंदर एंजाइम होंगे और उन एंजाइम के कुछ नाम होंगे, तो अपन उनके नाम पता होने चाहिए, उनका काम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट, ये है अपन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, माउथ, जहां से अपन फूड का इंजेक्शन करेंगे, ठीक है, माउथ का इंजेक्शन हो गया। अब माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड मतलब कुछ ना कुछ एंजाइम डालेंगे उस फूड के अंदर, तो अपन जैसे ही खाना खाएंगे तो उसमें सलाइवा आ जाता है ना, वो पूरा लिक्विड बन जाता है, उसको अपन च्यू करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो पूरा लिक्विड बन गया, उसमें सलाइवा आ गया, मिक्स हो गया, और उसकी वजह से कुछ केमिकल प्रोसेस भी हुआ, वो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में करेंगे, अपन सिर्फ ऑर्गन्स देख रहे हैं। अब वो च्यूड फूड जो होता है वो आ जाता है फेरिंग्स के थ्रू होते हुए ईसोफेगस में, ईसोफेगस में आ गया। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप है जो फूड को नीचे तक लेके जाएगी। अब फूड को उसको नीचे तक लेके जाना है तो फूड डायरेक्टली नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो ये क्या होता है, ईसोफेगस एक ऐसी लेयर होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, यहाँ से प्रेस करेगी फिर वो आगे जाएगा, फिर और प्रेस करेगी फिर वो और आगे जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन वाली जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे होती है, इस पूरे को हटा देते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, ग्लैंड्स के अंदर एंजाइम होते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा ना कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, तो आप बताना कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है फूड पाइप में ताकि फूड नीचे तक जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो द कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल टिश्यूज ऑफ इसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस भी होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होता है। अब फूड क्या हुआ, यहाँ से आ गया है पूरा इधर स्टमक में, स्टमक में आ गया। स्टमक में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ एंजाइम्स के अंदर आएंगे फूड के अंदर, फूड थोड़ा और ब्रेक डाउन होगा, और फूड ब्रेक डाउन होके ये जाएगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये अपन की स्मॉल इंटेस्टाइन ये रही, ठीक है, ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में और पूरा ये ब्रेक डाउन होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो पूरा ब्रेक डाउन हो चुका होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ जनरली वेस्ट जाता है,
जैसे अपन ने जो भी खाना खाया वो पूरा ब्रेक डाउन हो ही जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, फिर स्टमक में ब्रेक डाउन हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हुआ, तो मतलब पूरा वो टूट चुका है। अपन ने जो भी खाना खाया था वो बन चुका है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो होता है ना वो अब मिक्स हो जाते हैं ब्लड में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा फूड ब्रेक डाउन हो चुका है, वो मिक्स हो जाएंगे ब्लड में और ब्लड से अपन की पूरी बॉडी में जाएगा। लेकिन जो कुछ वेस्ट बच गया, कुछ ना कुछ वेस्ट बच जाता है, वो कहाँ चला जाता है, तो वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ा होते हुए ये रेक्टम में स्टोर होगा और फिर एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मेन फूड का ये होता है कि ऐसे प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसमें मैंने किसका फंक्शन नहीं बताया। अपन ने स्टमक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करा, अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन भी पढ़ा, लेकिन गॉल ब्लेडर पैनक्रियास के बारे में नहीं पढ़ा कि गॉल ब्लेडर क्या होता है। तो क्या होता है, लिवर के अंदर एक ऐसा जूस होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो गॉल ब्लेडर के थ्रू होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, एंजाइम नहीं है वो, एक जूस है। ठीक है, तो वो जूस है, वो गॉल ब्लेडर के थ्रू होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जो हेल्प करेगा, कुछ कोई पर्टिकुलर फंक्शन है उसका। ठीक है, और मैंने पैनक्रियास के बारे में भी डिस्कस नहीं करा, तो वो भी एक ग्लैंड है। ग्लैंड है तो वो एक एंजाइम डालेगा, एंजाइम डालता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन में अपना एंजाइम डालते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड, वो कहाँ पे डाल रहे हैं, तो वो माउथ में अपना एंजाइम का जूस डाल रहे हैं। सेकंड, लिवर जो है, लिवर कहाँ डालता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियास कहाँ डालता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो अपना एंजाइम कहाँ पुट करेंगे, तो पर्टिकुलर ऑर्गन में डालेंगे, ताकि फूड का ब्रेकडाउन उस ऑर्गन में हो। ठीक है, अब हमको ये सब आ गया। फूड का ब्रेकडाउन करना ही क्यों है, तो फूड का ब्रेकडाउन नहीं करेंगे तो ब्लड में कैसे मिक्स करेंगे। ठीक है, ब्लड में जाएगा तभी तो अपन को एनर्जी मिलेगी, फिर वो ब्लड में जाके सेल में मिक्स होता है, सेल में जाके वो पूरा प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन का, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो अपन को डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म करते ही जाना है रेस्पिरेशन पे, कि चलो अपन ने फूड बना दिया, जो भी खाना खाया था वो ब्रेकडाउन हो गया, तो उससे एनर्जी कैसे मिल रही है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन। तो वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का, और अभी अपन पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का। ठीक है, तो अपन ने अब माना कि चलो मैंने फूड खाया, माउथ के थ्रू फूड खाएंगे। फूड क्या खाते हो, दाल चावल खाए, दाल चावल ही खाए नॉर्मली। अब दाल चावल क्या होता है, प्लांट से आया हुआ है, तो उसका मतलब उसमें बहुत सारा स्टार्च है। तो दाल चावल में कहीं ना कहीं स्टार्च है। जैसे ही अपन ने स्टार्च मुंह में डाला, पहले क्या करा, स्टार्च का कुछ टेस्ट है। क्या टेस्ट है, वो आयोडीन सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है ना कलर उसका। तो मैंने दो टेस्ट ट्यूब लिए, ये टेस्ट ट्यूब लिया और ये टेस्ट ट्यूब बी लिया, ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब। ए वाले में मैंने क्या किया, दाल चावल डाले, अकेले दाल चावल। और बी वाले में क्या करा, मैंने दाल चावल डाले, लेकिन मैंने थोड़ा सलाइवा डाला उसमें। सलाइवा जो अपन के माउथ के अंदर होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये सलाइवा वाला है। ठीक है, ये अपन ने करा। अब इसमें मैंने आयोडीन डाला, तो क्या हुआ, आयोडीन का कोई कलर चेंज हुआ। आयोडीन का कलर चेंज हुआ, किसमें हो गया, ब्लूइश ब्लैक में। लेकिन जब मैंने इसमें डाला ना, तो कलर में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, तो फूड के अंदर स्टार्च है, इधर स्टार्च था तभी कलर चेंज हुआ। आयोडीन यही करता है, तो आयोडीन इसमें भी तो स्टार्च को ढूंढेगा, तो स्टार्च इसमें क्यों नहीं था। तो इसमें स्टार्च क्यों नहीं था, क्योंकि अपन के सलाइवा ने क्या करा, स्टार्च को कन्वर्ट कर लिया शुगर में, और शुगर का कन्वर्जन आयोडीन नहीं शो कर पाता। ठीक है, तो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है वो शुगर में। तो सलाइवा का काम क्या होता है, अपन के मुंह में जो सलाइवा है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या करता है, जो भी अपन खाना खा रहे होते हैं ना, उसमें स्टार्च होता है, उसको स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर देता है वो शुगर में। ठीक है, तो ये अपन एक एक्टिविटी करी कि शो एन एक्टिविटी इन विच वी आर शोइंग सलाइवा इज यूजफुल इन कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू शुगर। तो अपन ये एक्टिविटी शो कर सकते हैं, सलाइवा जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हुई ये। तो अब सलाइवा एक ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, उसमें से सलाइवा आ रहा है, तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम बताओ। तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, उसके अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेज। तो उसको अपन लिखते जाते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, सबसे पहले आया सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड में से निकलता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये उसका एंजाइम है। एंजाइम में तो ये हेल्प करेगा ब्रेकडाउन में, और ये काम क्या करता है, ये स्टार्च को लेता है और ये कन्वर्ट कर देता है उसको शुगर में। ठीक है, उस शुगर का नाम होता है माल्टोज। अपन को माल्टोज नाम याद रहे या ना रहे इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं है। अपन ऐसा बोलेंगे
कि सलाइवरी एमाइलेज इज यूज इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, सिंपलर शुगर्स या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी। तो ये आ गया स्टार्च का कन्वर्जन शुगर में हो गया, किसके अंदर थ्रू हुआ, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड। तो उसका मतलब जैसे ही अपन खाना खाते हैं ना उसी टाइम ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन ने फूड खाया और वो कन्वर्ट हो गया स्टार्च से शुगर में, सिंपल शुगर नहीं है, कॉम्प्लेक्स ही है। अब वो नीचे जाएगा ईसोफेगस के थ्रू। फेरिंग्स का कोई काम नहीं है, एपिग्लोटिस का भी कोई काम नहीं है। टंग का काम होता है टेस्ट को और च्यू करने में हेल्प करने में, और टीथ का भी काम होता है च्यू करने में। तो टीथ और माउथ काम के हैं, एपिग्लोटिस किसी काम का नहीं है क्योंकि वो फूड को नीचे भेज रहा है। फेरिंग्स के थ्रू होते हुए जाता है तो भी इसका कोई काम नहीं है। फिर आगे ईसोफेगस में, ईसोफेगस क्या करेगा, अपन इतना स्पाइसी खाना खाते हैं, इतना एसिडिक खाना खाते हैं, तो अपन की मसल को प्रॉब्लम होगा ना कि इसकी जो मसल्स होगी उसमें थोड़ा बहुत स्पाइसी की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो ईसोफेगस की जो आउटर लेयर होती है ना, ये जो लेयर होती है ये म्यूकस से प्रोटेक्टेड होती है। म्यूकस क्या होती है, एक ऐसी लेयर होती है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। कोई भी ऑर्गन के अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है। तो जहाँ पे भी एक्सटर्नल फूड या फिर मतलब फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे होते हैं वहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है थोड़ी सी। तो म्यूकस की लेयर क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी। तो ये प्रोटेक्शन दे रही है। अब वो फूड नीचे आता है, फिर स्टमक में जाता है, और स्टमक में और फिर क्या होगा, कुछ ऑर्गन्स होंगे जो और ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अपन को बेसिक तो पता चल गया ना कि फूड का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, माउथ के अंदर ही ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, फिर ये जा रहा है ईसोफेगस में और फिर जाएगा इसमें। अब स्टमक का फंक्शन जो है ना, उसमें क्या होता है, कुछ जूसेस होते हैं और कुछ एसिड होता है, कुछ एंजाइम भी होते हैं। तो अपन को स्टमक के एंजाइम पता होने चाहिए। स्टमक के अंदर एंजाइम, इसके अंदर कोई ग्लैंड भी होगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक मतलब जो इसके वॉल्स के अक्रॉस होते हैं। ठीक है, इसके जूस का मतलब इसमें जो एसिड है वो किस काम का, इसके अंदर एंजाइम जो है वो किस काम के है, वो भी अपन को पता होना चाहिए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर और आगे आगे आएगा। तो अपन कल इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। आज तो अपन क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अपन कल पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, पूरा वापस रिवाइज भी करेंगे और हर पार्ट का, हर ऑर्गन का फंक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। और आप वापस एक बार देखते रहना, रिवाइज करते रहना, अमीबा का कैसे न्यूट्रिशन होता था और प्लांट में कैसे होता है, और क्या था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, स्टोमेटा क्या होते हैं, हाउ गैसेस आर एक्सचेंज, और ये सब एक्टिविटीज थोड़ी बात पड़ी थी। तो ये सब ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।